हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हट के। आज के इस वीडियो में हम लोगों का 4 पज़ल सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले भी मैंने इस सीरीज़ में 2 वीडियो डाल रखा है। तो शुरू करते हैं आज के पज़ल्स को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 पर्सन से JKLMNO जिनके डिफरेंट सैलरीज है, तो हमें इन लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। पहले मैं 6 पर्सन बना लेती हूँ। 6 पर्सन्स के लिए जगह अभी मैं जो ये सैलरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रही हूँ। इसका मतलब जो एकदम लेफ्ट मोस्ट में होगा उसका सैलरी सबसे ज़्यादा होगा और जो राइट मोस्ट में होगा उसका सैलरी सबसे कम। नेक्स्ट इट इज़ गिवन कि ओनली 2 पर्सन है सैलरी मोर देन n। इसका मतलब n से ज़्यादा 2 लोगों का ही सैलरी हो सकता है। इसका मतलब क्या, n तो यहाँ पे ही आ सकता है क्योंकि उससे ज़्यादा 2 लोग हैं। द सैलरी ऑफ द पर्सन हुज सैलरी इज़ सेकंड लोएस्ट इज़ इक्वल टू 9000। सबसे कम इसका है सेकंड लोएस्ट, ये वाला हो जाएगा, इसका सैलरी है 9000। इसको मैं 9K लिख रही हूँ क्योंकि 1K इसका मतलब 1000 है। अब उसने क्या दिया है कि K है सैलरी लेस देन J। K का जो सैलरी है वो J से कम है बट मोर देन O, लेकिन O से ज़्यादा है। O जो है वो लोएस्ट सैलरी उसको नहीं मिलता है, इसका मतलब O इस पोजीशन पे नहीं आ सकता। और उसके बाद दिया है कि द सैलरी ऑफ M इज़ ग्रेटर देन L बट लेस देन N। तो इन सब को हम लोगों को इसमें बिठाना है। और ये भी दिया है कि O का जो सैलरी है वो 10,000 है। अभी देखिए, अभी हमें पता है कि जे के ओ से पहले बैठेगा और जो ओ है वो लास्ट में नहीं आ सकता। ओ के पास 10K है, इसका मतलब ये वाला पोजीशन में भी नहीं आ सकता। इसके मतलब ओ के लिए सिर्फ यही वाला पोजीशन बचेगा। ये हो गया 10K। अब हमें पता है कि ओ से बड़ा है, उससे ज़्यादा सैलरी के को मिलता है और के से ज़्यादा सैलरी जे को। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये वाला कंडीशन भी पता है कि एन जो है एन को एम से ज़्यादा मिलता है और एम को एल से ज़्यादा। इसका मतलब ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एल। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सॉरी, कि 6 पर्सन से और 6 लोगों का नाम दिया हुआ है। जो है ये 6 लोग वो 6 फ्लोर्स में रह रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर जो है उसको हम फर्स्ट फ्लोर करके बोलेंगे और उसके जस्ट ऊपर हो जाएगा सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे करके दिया है। और फिर कुछ कंडीशंस दिया है। तो फिर मैं एक बार ये जो पोजीशन है फ्लोर्स का उसको एक बार कर लेती हूँ। इसका मतलब ये है 6th फ्लोर, 5th, 4th, 3rd, सेकेंड एंड फर्स्ट, ऐसे करके ले लेती हूँ। अभी क्या दिया है कि रोहन जो है स्टेज नीदर ऑन ऑड नंबर फ्लोर नॉर ऑन सेकेंड फ्लोर। रोहन ऑड नंबर फ्लोर में नहीं रह सकता, इसका मतलब वो इवन नंबर फ्लोर में ही रहेगा और सेकंड में नहीं रह सकता। इसका मतलब या तो वो 4th पे रहेगा या तो वो 6th पे रहेगा। मैं रोहन को आर के हिसाब से ले रही हूँ। नेक्स्ट क्या दिया है कि तमन जो है, तमन या तो 6th फ्लोर में रहेगा या फिर टॉप। इसका मतलब तमन या तो फर्स्ट और फिर 6th। अब सेकंड केस में अगर हम लोग देखें तो फिर तमन को तो 6th में हम बिठा नहीं सकते, इसका मतलब 1 में ही रह सकता है। लेकिन फर्स्ट केसेस में 2 पॉसिबिलिटीज़ रह रहा है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद क्या दिया है कि सोहन एंड परम डू नॉट स्टे ऑन कंजिक्यूटिव फ्लोर्स एंड नॉट अबव रोहन्स फ्लोर। इसका मतलब रोहन के नीचे होगा सोहन और परम, और जो है इन दोनों को पास पास नहीं बैठ सकते। इसका मतलब उन दोनों के बीच में मिनिमम 1 का गैप तो होना ही है। फिर दिया है कि करण एंड उत्कर्ष जो है वो ऑल्टरनेटिव फ्लोर्स में है इन ऑर्डर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम बट नॉट ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। इसका मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो फिर जो ऑल्टरनेटिव फ्लोर्स है उसमें हम लोगों को ये करण और उत्कर्ष को बिठाना पड़ेगा, लेकिन ऑड फ्लोर्स में। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी देखिए, जो मेरा करण और उत्कर्ष है उसको मैं कहाँ पे बिठा सकती हूँ, या तो 5 या तो 3, अगर सेकंड केस में मैं ले लूँ। यहाँ पे मुझे नहीं दिया है कि कौन सा वाला ऊपर है और कौन सा वाला नीचे है। इसका मतलब मैं ऐसे ले सकती हूँ कि अगर ये हो जाएगा करण के लिए, ये
हो जाएगा उत्कर्ष के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला उत्कर्ष को मिले और फिर नीचे वाला करण को मिल जाएगा। और जो मेरा एस और एक कंडीशन था सोहन और परम, सोहन और परम जो है वो दोनों अलग अलग फ्लोर्स में रह रहे हैं और दोनों ही रोहन के नीचे। इसका मतलब सोहन या तो परम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अभी हम ये तो हो गया हम लोगों का एक अरेंजमेंट जो हम लोगों को अच्छे से मिल भी रहा है, लेकिन एक बार हम लोग और केसेस भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें टी को सपोज़ हमने यहाँ पे बिठा दिया, इसका मतलब हमारा के और यू, और यहाँ पे हम ले सकते हैं यू और के। तो फिर हमें क्या पता है एस और पी जो है दोनों को रोहन के नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही पोजीशन खाली है रोहन के नीचे। इसका मतलब ये वाला केस कैंसिल। नेक्स्ट और एक केस जो होता बनता है जिसमें टी सबसे ऊपर होगा, उसको भी एक बार लेके देख लेते हैं। टी सबसे ऊपर है, अगर यहाँ पे हम उन लोगों को अरेंज करें तो फिर ये हो जाएगा के और यू के लिए, और ये हो जाएगा यू और के के लिए। तो फिर सोहन और परम जो है वो रोहन के नीचे तो आ रहा है, लेकिन वो दोनों कंजिक्यूटिव हो जा रहा है। इसका मतलब लेकिन मुझे पता है कि वो लोग कंजिक्यूटिव फ्लोर्स में नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये वाला जो है यही हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि 7 पर्सन से जो 7 डिफरेंट मंथ में उन लोगों का बॉर्न हुआ है जनवरी से लेकर जुलाई तक, और उन लोगों का जो एज है वो सारा का एज 3 का मल्टीपल्स है। अभी ये दिया है कि जो उसके बाद कुछ कंडीशंस दिया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहले तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मुझे 7 महीने के नाम पता है। इसका मतलब ये हो जाएगा जनवरी, देन फरवरी, सबको अगर मैं लिख लूँ मार्च, अप्रैल, जुलाई तक है। ठीक है, तो अभी इसने क्या दिया कि द वन हुज एज इज़ 18 years was born in a month which has even number of days। अभी अगर हम देखें जनवरी में 31 दिन होता है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, इन चारों में तो 31 करके ही दिन होता है। इसका मतलब इवन का तो सवाल ही नहीं होता। जो फरवरी है उसमें या तो 28 हो सकता है या फिर 29। इसका मतलब इवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो ये अप्रैल और जून है इन दोनों में तो इवन होगा ही। तो अभी तक मुझे ये नहीं पता कि इवन नंबर ऑफ डेज बोलने से कौन सा मंथ को बोल रहे हैं। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया है कि द वन हुज एज इज़ क्यूब ऑफ 3 बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ डेज। अभी अगर हम सबको देखें सबसे कम डेज कहाँ पे हो सकता है, फरवरी में ही हो सकता है, या तो 28 या फिर 21। इसका मतलब जो 3 का क्यूब, इसका मतलब जो है 27, वो जिसका एज 27 है उसको वो फरवरी में बॉर्न हुआ है। उसके बाद दिया है कि द एज ऑफ द पर्सन who was born in March is equal to thrice the difference of the ages of the one who born in February and April। फरवरी और अप्रैल का डिफरेंस जो है वही होगा मार्च में जिसका बॉर्न हुआ है उसका एज। अच्छा, इस यहाँ पे एक चीज़ मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिखा नहीं था जो है वो ये सेकंड वाला लाइन कि द वन who was born in April has age equal to the number of days in that month। इसका मतलब जो अप्रैल में बॉर्न हुआ है उसका जो एज होगा वो अप्रैल में जितना दिन है वही है। इसका मतलब 30 है उसका एज। इसको मैं एक बार यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। तो फिर अप्रैल में जो बॉर्न हुआ है उसका एज है 30। तो अभी हम लोगों को मार्च का कंडीशन कुछ एक दिया था, क्या दिया था कि जो मार्च में बॉर्न हुआ है उसका जो एज है थ्राइस है जो फरवरी और अप्रैल का डिफरेंस है। इसका मतलब फरवरी और अप्रैल का डिफरेंस क्या है, 3 का अगर मैं थ्राइस लूँ तो फिर हो जाएगा 9। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 ईयर्स। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद इसने दिया है कि द एज ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन जनवरी हैज़ एज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द 1/6 ऑफ द एज ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन जून। इसका मतलब जो जून में जिसको बॉर्न हुआ है उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, उसके बाद 1/6 करना पड़ेगा। अभी ट्वाइस और 1/6 का मतलब ऐसा ही है कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1/3 करने से ही आ जाएगा। तो अभी हमें तो नहीं पता कि जून में कौन सा बैठेगा, लेकिन अगर हम वो पहला वाला लाइन यूज़ करें तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जून में जो बॉर्न हुआ उसका एज क्या है, क्योंकि यहाँ पे दिया था कि जो इवन नंबर ऑफ डेज
है ऐसे मंथ में जो है उसका जो एज है वो 18 ईयर्स है। और अगर हम देखें तो फिर हम लोगों का दोनों पॉसिबिलिटी जो इवन नंबर ऑफ डेज होने का वो फिल हो चुका है। इसका मतलब जो जून में बॉर्न हुआ है उसका एज 18 हो जाएगा। और इस लाइन से मुझे क्या पता है कि जो जनवरी में बॉर्न हुआ है उसका एज जून के 1/3 होगा। इसका मतलब उसका एज हो जाएगा 6। अभी उसके बाद क्या दिया है कि द एज ऑफ द वन person who was born in month before June has age equal to the sum of the ages of the one who was born in March and February। इसका मतलब जून से पहले जिसका भी हुआ है, यहाँ पर तो एक ही जगह खाली है जो है मई का, तो उसका जो एज है वो मार्च में जो हुआ है और जो फरवरी में हुआ है उन दोनों का एजेस का सम है। इसका मतलब ये हो जाएगा 36, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं। और फिर लास्ट में क्या दिया है कि द एज ऑफ द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ 31 डेज लेस देन 40 बट ग्रेटर देन द वन हु हैज़ बॉर्न इन मे। इसका मतलब एक ही जगह बाकी है। और मुझे पता है भी ये कि जुलाई में जो है वो 31 डेज़ ही होता है। तो फिर जो जुलाई में जो इसका बॉर्न हुआ है उसका जो एज है उस क्या बोला है कि 31 से ज़्यादा है लेकिन 40 से कम। अभी अगर हम देखें कि 31 से 40 के बीच में 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है, एक तो होता है 33, फिर जो होता है 36 या फिर 39। लेकिन ये बोला है कि जो ये है मई से ज़्यादा, मई में था 36, इसका मतलब 36 से ज़्यादा और 36 और 40 के बीच में ओनली 39 प्रेजेंट। इसका मतलब 39 हो जाएगा उसका एज। तो यही हो गया हम लोगों का फाइनल अरेंजमेंट। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया है कि आकाश जो है वो स्टार्ट्स वर्किंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। कुछ एक पॉइंट ए है, ए से आकाश जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है? आफ्टर वर्किंग 4 किलोमीटर ही रीच पॉइंट बी। इसका मतलब ए से वो नॉर्थ को 4 किलोमीटर गया तो फिर उसको बी मिला। यहाँ पे तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार लिख लेती हूँ। नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या दिया है, एंड टर्न्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वर्क्स 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। अभी यहाँ पे अगर बी आया तो फिर ये हो गया उसका राइट और ये लेफ्ट में हो गया कितना, 5 किलोमीटर और फिर उसको सी मिला। देन ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वर्क्स 4 किलोमीटर टू रीच डी। इसका मतलब सी से वो फिर से राइट लिया और वहाँ से 4 किलोमीटर चल के उसको डी मिला। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये था मेरा आकाश का पोजीशन। और जो राहुल है, राहुल ने क्या किया, राहुल ने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ई जो कि है ए और बी का मिड पॉइंट। अगर हम देख ले तो अगर इसको इस साइड में लिखे तो फिर ए और बी का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, ऐसा होगा जो ई, तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो ए ई है और जो बी ई है दोनों ही 2 किलोमीटर करके होगा। तो फिर वो पहले तो उसका जो ई पॉइंट है उससे शुरू किया और इस डायरेक्शन में उसने क्या किया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस गया और फिर उसको क्या मिला, एफ पोजीशन में वो पहुंचा। फ्रॉम देयर ही टर्न टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, और यहाँ से उसने लेफ़्ट लिया और यहाँ से उसने 4 किलोमीटर गया। इसका मतलब यहाँ से तो उसका दो हो गया और ऊपर भी वो 2 ही जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया कि 4 किलोमीटर गया तो फिर वो जी में पहुंचा और जो फ्रॉम जी है उस वहाँ से उसने फिर से लेफ़्ट में गया। लेफ़्ट में कितना गया, 4 किलोमीटर। इसका मतलब जी से 4 किलोमीटर जाने के बाद उसे जो एच है, एच मिला। और तो फिर मुझे हम लोगों का एच और बी के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसको मैं एक बार फ्रेशली बना लेती हूँ। तो फिर हम लोगों का क्या था, इनिशियली कोई एक ए था, ए से 4 किलोमीटर दूर पे मेरा बी, फिर बी से क्या किया, बी से उसने 5 किलोमीटर लेफ़्ट में गया तो फिर उसे सी मिला। फिर सी से जो है 4 किलोमीटर, सी से वो राइट में टर्न होके 4 किलोमीटर ऊपर गया तो फिर उसको मिला डी। और ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो था मेरा ई। ई से उसने गया 4 किलोमीटर और पहुंचा एफ़। एफ़ से 4 किलोमीटर ऊपर जाके वो पहुंचा जी में। जी से क्या किया उसने, 4 किलोमीटर लेफ़्ट आके उसको मिला एच, जो ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा एच। ये डिस्टेंस था 4 और तो फिर इसका मतलब ये बी और एच है
वो जो डिस्टेंस हम लोग अगर देखें तो फिर ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी 2 है और ये टोटल 4 है। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो फिर आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यही था आज के इस पज़ल में, इस जो वीडियो है उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।